हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। जैसा कि हमने कल की क्लास में आपके जो वास्तविक संख्याएं थी उसके अंदर लेक्चर नंबर 3 को कंप्लीट किया था और लेक्चर जो बड़ा बना था क्योंकि हमने वहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जितनी भी थी आपके उनके सारे कंसेप्ट सीखे थे। और मैंने आपसे वादा किया था कल की क्लास के अंदर हम वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्याएं और भाजकता के नियम सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम 4 चीजें करने वाले हैं। ये चीज होती है आपके जो बेसिक मैथमेटिक्स है। एक्चुअली बेसिक मैथमेटिक्स नहीं कहूंगा मैं, इसी का ही पार्ट है, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स के रूल से हिसाब से सारी चीजें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और हम शुरू करेंगे फिर जो आपकी प्रश्नावली 1.1 उसका जो बेसिक होगा कि एचसीएफ कैसे निकलता है, एलसीएम कैसे निकलता है, उसका संबंध क्या होता है, वो वीडियो बाद में बढ़ेगा। इस क्लास के अंदर हम भाजकता के नियम करेंगे। खूब सारे भाजकता के नियम हैं, लेकिन हम 2, 3 और 5 का सीखेंगे, बाकी हम नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं। वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं होती क्या? वास्तविक संख्याएं वो है कि जितनी भी आपने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं लिखी है, जितनी भी आपने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं लिखी है, उनको अगर आप एक साथ लिख देते हो, भाई आपने परिमेय अलग नहीं लिखी, अपरिमेय अलग लिखी, कल की क्लास में परिमेय अलग लिखी, अपरिमेय अलग लिखी, और अब अगर आपने दोनों को साथ में लिख दिया तो साथ में लिखने का मतलब वो वास्तविक संख्याएं बन जाएगी। तो मैं परिभाषा से शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है, समझना। हमारी जो हेडिंग होने वाली है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। हमें इस चीज को पढ़ना है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। परिभाषा लिखते हैं, चलो साहब इधर देखो। परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, उनका जो समूह होगा, अगर उनको आपने एक साथ लिख दिया तो वो कौन सी संख्याएं बन जाएगी, आपकी वास्तविक संख्याएं बन जाएगी। उदाहरण देखें ध्यान से कि कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं इसके, समझ लो। उदाहरण जितने भी परिमेय और अपरिमेय के उदाहरण, तो परिमेय और अपरिमेय रिवीजन भी हो जाएगी आपके। देखो पहले मैं लिख देता हूं परिमेय। कौन सी संख्या लिख देता हूं पहले? परिमेय। तो 0 लिख दूं, फिर आप आइए पर साथ में रहने दो। √2 हो गया, √3 हो गया, आपका √4 हो गया, √9 हो गया। जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्या है, -2/3 हो गया, 2 - √3 हो गया, 6 + √2 हो गया, ठीक है। और फिर हो गया 3√5 हो गया, 1/√3 हो गया, 3.333 या मैं 3.3 के ऊपर बार लगा सकता हूँ, ये संख्या होगी, ठीक है। या आपने लिख दिया 30.45 लिख दिया, या 20.1020 आती। इतनी संख्याएं मैंने आपके सामने लिख दी है, सारी परिमेय और अपरिमेय लिखी हुई। अब आप इनमें से आराम से बता सकते हो कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है, उनके संग्रह को, इनके समूह को क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्याएं बोला जाता है। मुझे उम्मीद है कि कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि इनमें से कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय, आप आराम से छंटनी कर लेना इसमें से, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद आएगा वास्तविक का उल्टा होता है अवास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक नाम देखने को बहुत कम मिलता है, इसका जो फेमस नाम है वो है काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या। इंग्लिश में लिख रहा हूं। अवास्तविक को बोलेंगे हम नॉन रियल नंबर्स, नॉन रियल नंबर्स। और जो काल्पनिक लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। कौन से नंबर्स? इमेजिनरी नंबर्स।
तो ये हम पढ़ रहे हैं अभी, हमारी हेडिंग है अवास्तविक संख्याएं, जिसका जो फेमस नाम है वो है काल्पनिक संख्याएं, यानी कि नॉन रियल नंबर्स, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इंग्लिश के वर्ड ध्यान रखें, थोड़े थोड़े ज़रूरी है, केवल हिंदी में भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन है तो लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा जी इधर ध्यान देना, परिभाषा क्या होती है। आप एक चीज़ सोचो, आपने यहाँ रूट के अंदर प्लस लगाया, यहाँ प्लस लगाया, यहाँ प्लस लगाया, अगर मैं किसी संख्या के रूट के अंदर माइनस लगा दूँ, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -9, तो ये जो संख्याएं बनेगी वो बनेगी अवास्तविक संख्या, यानी कि काल्पनिक संख्या। तो परिभाषा सीधी सिंपल सी है, किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्याएं कहलाती। किसी भी ऋणात्मक संख्या ली, उसका आपने वर्गमूल निकाल दिया, उसके ऊपर रूट लगा दिया, वो सारी की सारी कौन सी संख्याएं बन जाएगी, काल्पनिक संख्याएं बन जाएगी। ध्यान रखना कैसे, उदाहरण देखो, उदाहरण देखना ध्यान से, कितना लिखा, -1। अब -1 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती है सारी परिमेय होती है, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर रूट लगाता हूं, तो जैसे ही किसी ऋणात्मक संख्या का आपने वर्गमूल ले लिया, अब ये काल्पनिक संख्या बन जाएगी। फिर अगर रूट के अंदर आपने -2 लिख दिया, रूट के अंदर आपने -3 लिख दिया, रूट के अंदर आपने -4 लिख दिया, रूट के अंदर आपने -5 लिख दिया, रूट के अंदर आपने -6 लिख दिया, रूट के अंदर -7 लिख दिया आदि। आपको सर ये तो बाहर आ सकती है ना, इसको -2 बना दूं, नहीं, रूट के अंदर माइनस आने का मतलब है कि जैसे रूट 4 बार आ रहा है तो फिर वो -2 नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि 4 जैसे 2 आ रहा है तो -4 बार आएगा तो -2 बन जाएगा, जैसे 9 आ रहा है तो 3 बन रहा है -9 -3 बन जाएगा, नहीं। इनको बाहर लाने के लिए 11वीं क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक सम्मिश्र संख्या नाम का चैप्टर है। अभी हम सम्मिश्र संख्या के बारे में डिस्कशन देखेंगे, क्योंकि मैं अगर ये पढ़ाते तो फिर सम्मिश्र संख्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर किसी रूट के अंदर माइनस आ गया, एक रूट के बाहर माइनस आना, एक रूट के अंदर माइनस आने में रात दिन का फर्क है। अगर रूट के अंदर माइनस लगा दिया तो वो एक काल्पनिक संख्या बन जाएगी, जितनी भी है। आप चाहे रूट के अंदर -100 लिखें, रूट के अंदर -1000 लिखें, चाहे वर्गमूल निकलता हो चाहे नहीं निकलता हो, ये कभी भी संख्या बाहर नहीं आती है, एक आयोटा के रूप में आती है। 11वीं क्लास के अंदर ऐसे एक आयोटा लिखा जाएगा, उसके हिसाब से ये बाहर आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप ऐसे है कि सारी चीज़ें कर लो कि हाँ बाहर आ जाएगा, बाहर नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखना। ये ऐसे बाहर नहीं आएगा, ये आयोटा की तरह आता है। ये 11वीं क्लास का टॉपिक है, अभी इतना आपको गहरा डिस्कशन नहीं करना, नॉर्मल सी बातें आपको ध्यान रखनी है जो ये होगी। ठीक है, अब संख्याओं के रूप में एक लास्ट संख्या हम लिखेंगे सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्याएं हैं? सम्मिश्र संख्याएं। जिसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये होता क्या? ये होता है कि एक आपने कोई वास्तविक संख्या उठाई, कोई भी अपनी मन मर्जी से, और एक आपने काल्पनिक संख्या उठाई। एक वास्तविक संख्या उठाई, एक काल्पनिक संख्या उठाई, और दोनों को जोड़ दिया। केवल जोड़ना, ध्यान रखना। तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी? सम्मिश्र संख्या। कितनी सिंपल परिभाषा है। तो आप लिखेंगे, देखो, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या का, काल्पनिक संख्या का योग सम्मिश्र संख्या कहलाती है। एक संख्या वास्तविक ली, एक काल्पनिक ली, फिर अगर उन दोनों को जोड़ दिया तो वो संख्या कौन सी बन जाएगी? आपके सम्मिश्र संख्या बन जाएगी। मैं यहाँ उदाहरण लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना भी।
आराम से देखो, कोई एक वास्तविक संख्या लो, आपको सर 2 ले लो, है 2 एक वास्तविक संख्या, ठीक है। फिर एक काल्पनिक संख्या लो, आपको सर रूट के अंदर ले लो -6, रूट के अंदर -6 आने का मतलब काल्पनिक संख्या, 2 है वास्तविक संख्या, 2 परी में लेकिन वास्तविक थे, और दोनों को जोड़ दो। तो अब ये पूरा फॉर्मेट बना है 2 प्लस रूट के अंदर -6, ऐसे देखो यहाँ लिखा है 6 प्लस रूट 2 या 2 प्लस रूट 6, वो तो आपकी वास्तविक होती है, अपरी में होती है, लेकिन रूट 6 के अंदर अगर माइनस है तो फिर वो सम्मिश्र बनेगी। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्या को जोड़ दिया, आपने एक उत्तर निकाल दिया 1 प्लस रूट के अंदर -2। देखो एक वास्तविक एक काल्पनिक जुड़ रही है, तो कौन सी संख्या बनेगी, कौन सी बनेगी, सम्मिश्र संख्या। एक वास्तविक एक काल्पनिक जुड़ रही है तो भी कौन सी संख्या बनेगी, वास्तविक। एक वास्तविक है एक काल्पनिक संख्या जुड़ रही तो फिर कौन सी बनेगी, सम्मिश्र संख्या बनेगी। ये संख्याओं की जानकारी है, हमने एक प्राकृत संख्या से शुरुआत की थी और स्टेप बाय स्टेप एकदम शानदार तरीके से नोट्स लिखे हैं कि कौन सी संख्या क्या होती है, वास्तविक, अवास्तविक और सम्मिश्र संख्या। ये 11वीं क्लास का टॉपिक है, एक बार बेसिक सी चीज़ें बताइए, वहाँ बहुत बड़ा हो जाता है। 11वीं क्लास में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर लिखा कि होता क्या एक्चुअल में। तो ये हमने संख्याओं के बारे में डिस्कशन कर लिए। अगली स्लाइड में हम करते हैं भाजकता के नियम। 5-7 मिनट ही नहीं लगेंगे पूरे भाजकता के नियम में, कि 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, किन में जाता है, नॉर्मल से पढ़ने आपको। और फिर जैसे नियम कैसे ये काम करेंगे भाजकता के, वो आपके प्रश्नावली जो आपकी 1.1 है उसके अंदर काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये है संख्याओं के बारे में पूरी डिटेल जानकारी। हमने प्राकृत से लेकर अंक से लेकर लास्ट में सम्मिश्र संख्याओं खत्म किया। अब संख्याओं का खत्म हो जाता है यहाँ, उसके बाद कोई नई संख्या नहीं बचती है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं कि भाजकता के नियम क्या होते हैं, तब तक आप इनको एकदम नोट्स बढ़िया बनाओ, ठीक है। अब देखो लास्ट में पढ़ते हैं भाजकता के नियम। हमने परी में संख्याएं कर ली, अपरी में कर ली, वास्तविक, काल्पनिक और सम्मिश्र संख्याएं अभी की थी। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं भाजकता के नियम। भाजकता के नियम होते ही आपका बेसिक मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी भाजकता के नियम। भाजकता के नियम। चलो मैं हिंदी के शब्द लिख रहा हूँ, इंग्लिश के लिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आपके ज़्यादा कोई कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसे टाइम भी लग रहा है। भाजकता के नियम। अब भाजकता का नियम का मतलब क्या होता है, आप किसी संख्या में 0 का भाग दे ही नहीं सकते, क्योंकि अपॉन में 0 आती है, वो अपरिभाषित बन जाता है। 1 का भाग देने से वैसे भी कोई मतलब नहीं है ना, मतलब फिर आप भाग देंगे 2 का। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 का भाग जाता है, तो वो मैं बता देता हूँ। पहला हम नियम पढ़ेंगे 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम हम पढ़ते हैं कि 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है, कि किन किन संख्याओं में 2 का भाग जाएगा। तो परिभाषा लिखवाता हूं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्या दो से भाज्य होगी। इकाई अंक मतलब समझ गए, सबसे लास्ट वाला। और इकाई अंक में कौन कौन होने चाहिए, ये अंक होने चाहिए। इसका मतलब सम संख्याओं वाला रूल बन गया। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 दिखाई दे तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। आपको सर कैसे थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो उदाहरण समझना आप लोग कि उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं इसके। तो उदाहरण में देखो, मैं लिख दूं कि 240, तो पीछे 0 आया तो इसमें 2 का भाग देना। मैं लिख दूं 196, पीछे 6 आया, इसमें भी 2 का भाग जाएगा। मैं लिख दूं 2048, इसमें भी किसका भाग जाएगा बेटा जी,
2 का ही जाएगा, क्योंकि जिस संख्या के इकाई में पीछे 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का। ये इसीलिए बता रहा हूँ, नियम सिंपल से सबको बताइए, लेकिन जब मैं वहाँ अभाज्य गुणनखंड करूँ एचसीएफ और एलसीएम लेने के लिए तो कम से कम मन में ये ना रहे कि आपने 2 का भाग क्यों लगाया। ठीक है, तो 2 का भाग इनमें से कुछ भी नजर आए सीधा 2 का भाग लगा दे, फिर एक संख्या छोटी आ जाएगी, फिर और भाग लगाए, किसका जाएगा किसका नहीं जाएगा वो देख लें। अगला जो नियम है वो है 3 से भाजकता का नियम। 2 के बाद क्या लिखेंगे? 3 से भाजकता का नियम क्या कहता सुन। अब 3 के लिए क्या करेंगे? नियम क्या कह रहा, परिभाषा लिख रहा हूं। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो 3 से भाज्य हो तो वे संख्या भी 3 से भाज्य होगी। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाज्य हो, अंक समझ गए, एक एक सबको जोड़ना है। अब जैसे देखो एक उदाहरण लिखता हूं आपके सामने, समझ रहे आप लोग कि कैसे काम करेगा, सुनना ध्यान से। मैंने लिख दिया 38 25। कोई बोलेगा सर इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? मैं कहूँगा इसमें 2 का नहीं जा रहा क्योंकि पीछे क्या आ गया 5, मुझे तो पीछे 2 4 6 8 में से कोई नजर आना चाहिए। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, किसी ना किसी का भाग जाएगा। 2 के बाद हम सोचेंगे 3। अब आपको सर क्या 3 का भाग देख के चेक करेंगे? नहीं, देखो सुनना, अंकों को जोड़ना। 3 और 8 कितना होता है? 11। 11 और 2 कितना होता है? 13। 13 और 5 कितना होता है? 18। क्या इस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाज्य है? क्या आपको 18 18 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में किसका भाग जाएगा? 3 का जाएगा। ठीक है, आप एक उदाहरण और समझें। क्या लिख दिया मैंने? 135। 1 और 3 4, 4 और 5 9। क्या 9 में 3 का भाग नहीं जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। अगर 9 में 3 का भाग जाता है तो इस 135 में भी किसका भाग जाएगा? 3 का। सीधा रूल लिखा है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाज्य, अंकों को जोड़ोगे, अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है तो चाहे कितनी बड़ी संख्या हो जाए उसमें भी किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग समझ में आया नहीं आया? मैं 2 उदाहरण लिख के यहाँ लिख देता हूँ। आदि कोई भी संख्या आप कितनी से बड़ी ले लो, आप सबको जोड़ोगे। अगर सपोज 25 आ जाता तो 25 में 3 का नहीं जाता ना, क्योंकि 8 3 24 होता है, 9 3 27 होता है, 25 आता ही नहीं 3 के पहाड़े। तो फिर हम कोई दूसरी संख्या सोचते। अब हमारा जो नियम है वो है लास्ट, 5 से भाजकता का नियम। पांच से भाजकता का नियम। अब 5 से भाजकता का नियम क्या कहता है? आप लिखेंगे यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वे संख्या 5 से भाज्य होगी। क्या होना चाहिए? 0 या 5। अब आप कहोगे सर आपने तो दुविधा में डाल दिया। मैं कहूँगा बेटा कैसे दुविधा में डाल दिया आप बताओ। तो आप कहेंगे सर अगर 0 आ रहा तो आप कह रहे हो 2 का भाग लगा रहे हो, और 0 आ रहा तो भी क्या कह रहे हो? 5 का भाग। या का मतलब समझ गए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होगा तो काम चल जाएगा। 0 आप कह रहे हो सर 2 का भी जाता है, हाँ मैं कह रहा हूँ 2 का जाता है, पहले 2 का ही देना। अब आपको सर 5 देखो, आपको सर इसमें भी तो 5 था, फिर आपने 3 का क्यों लगाया? तो पहले जो अभाज्य गुणनखंड जो भी चलते हैं ना, जैसे ये आप कैसे अभाज्य गुणनखंड चलते हैं ये वाले,
तो इसमें सबसे पहले छोटी संख्या का भाग लगाया जाता है। पहले 2 का लगाएंगे, फिर 3 का लगाएंगे, ऐसे बढ़ती हुई संख्याओं में जाना। ठीक है, तो जैसे मैं अगर 145 लिख दूं, देखो अब 145 देख दे सीधा 5 में तोड़ी जाओ। पहले 2 का चेक करो, 2 का नहीं जा रहा क्योंकि 5। 3 का चेक करो, 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 में 3 का नहीं जाता तो 145 में 3। अब इसमें 5 का भाग जाए, आपको सर 4 का क्यों नहीं? क्योंकि जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है ना, तो उसमें फिर 4 का भी भाग नहीं जाएगा। 6 के ये नियम हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने 145 से लिख दिया। ठीक है, मैं 125 भी लिख सकता हूँ, 125 भी थे। 3 और 5 8 ही हो रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा। तो ये हमने पढ़ा है भाजकता के नियम, बड़े सिंपल से हैं भाजकता के नियम, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, नॉर्मल से हैं। ऐसे खूब सारे भाजकता के नियम है, आप चाहो जितने पढ़ सकते हो, लेकिन मेन जो हमारे 10वीं क्लास के अंदर जो सवाल दे रखे हैं, चाहे SCF का हो, चाहे LCM का हो, चाहे अभाज्य गुणनखंड का, उसके अंदर सारे ये सवाल इनसे हो जाएंगे। कोई बड़ा 7 कार 23 कार ऐसे आएगा, तो जो संख्याएं अभाज्य हो तो उसमें अभाज्य का ही भाग जाएगा। तो अब हमने ये किया है भाजकता के नियम। मिलते हैं जल्दी कल की क्लास में। प्रश्नावली जो आपकी 1.1 है, अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स चल रही थी, प्रश्नावली 1.1 का संपूर्ण परिचय लेके आऊँगा, क्योंकि 1.2 में परिचय है ही नहीं, इसी भाषा में से सवाल आएगा 1.2 का। 1.1 की पूरी आपको भाषा समझनी है बैठ के, फिर 1.1 के सवाल करते हैं। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इन चीज़ों को याद कर लेना। थैंक यू।